तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू टॉपिक लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। लॉ ऑफ मोशन के लिए जो है हमारा न्यूटन के जो लॉ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए। न्यूटन के 3 लॉ हैं जो हम लोग मोशन को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात, फर्स्ट रूल जो था न्यूटन का, उसमें एक तरह से लॉ ऑफ इनर्शिया भी आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी जो होगी वो रेस्ट में ही रहने का होगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी जो है वो मतलब मोशन में ही रहना चाहती है। तो नंबर 1 लॉ, अगर रेस्ट में है कोई भी बॉडी, आपका रेस्ट में हो गया तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, टेंडेंसी जो है उसकी रेस्ट की हो जाएगी। और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये बॉडी रेस्ट में कब तक रहेगा, जब तक कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। जैसे ही इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा, बॉडी जो है वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाइड करेंगे तभी ये रेस्ट पर बॉडी आएगी, अदरवाइज ये मोशन में ही मूव करती रहेगी। तो अब बात आती है ये कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं, आपने 1-2 पैडल जो है उसमें अप्लाई किया साइकिल में और साइकिल मोशन में आ गई। लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे जो साइकिल है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो है वो रुक जाएगी। तो वो साइकिल जो है वो चलती ही क्यों नहीं चली जाती है? अगर न्यूटन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो साइकिल था आपका, ये जो भी आपका साइकिल था ये मोशन में रहना चाहिए, इसको रुकना ही नहीं चाहिए। एक बार आपने एक पैडल मार दिया और साइकिल की जो है स्पीड मेंटेन रहनी चाहिए, वो कहीं भी जाके साइकिल को नहीं रुकना चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि जब मैंने कहा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा, साइकिल मान लीजिए इस डायरेक्शन पे आपका जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शन अप्लाइड हो रहा है। आप समझ रहे होंगे रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, या जो साइकिल का चैन होता है, सॉकेट और चैन के बीच में भी फ्रिक्शन जनरेट होता है। यहाँ पर ये चैन में आपका यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन जो है वो अपोज कर रहा है मोशन का। आपका एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा तो बॉडी जो है अपनी स्टेट को चेंज करना चाहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, और अगर मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा। ऐसा न्यूटन ने फर्स्ट लॉ बताया। न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन ने एक सेकंड लॉ दिया, द रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज, वर्ड आया द रेट ऑफ चेंज, dp/dt। द रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स या वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। द रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंटम वो आपका फोर्स हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर इक्वल लगा हुआ है तो हो ना हो यहाँ पर डायरेक्शन सेम हो जा रहा है। करेक्ट है, डायरेक्शन सेम हो जा रहा है। तो इसमें अगर आप न्यूटन के सेकंड लॉ को ग्राफ में देखना चाहेंगे और आपने ये कोई ग्राफ बना दिया और यहाँ पर लीनियर मोमेंटम, आपने लीनियर मोमेंटम को और इसमें जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया।
तो इसका जो स्लोप होगा ये T1 और ये T2। T1 पर मोमेंटम P1 है और T2 पर P2 है। तो इसमें किसी भी पॉइंट पर, इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब आप समझ रहे होंगे कि टेन थीटा, स्लोप जो टेन थीटा है, स्लोप किसका, ग्राफ बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड टाइम, लीनियर मोमेंटम और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा, ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कहीं ना कहीं अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम वो जो है आपका फोर्स हो जाएगा। तो ये दो लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन करें। थर्ड लॉ, इसमें कुछ लोग रेफरेंस पॉइंट रखते हैं, इसमें इनर्शिया वाली बात हुई थी, और यहाँ पर अगर थर्ड लॉ की बात करी जाए तो एक्शन रिएक्शन भी शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं। एक्शन रिएक्शन, कहीं पर भी अगर आपका एक्शन हो रहा है तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए अगर देखा जाए, ये कोई बॉडी है, तो इसमें टेबल पर अगर ये बॉडी है, ये बॉडी कोई भी अगर टेबल पर है आपका, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर फोर्स mg अप्लाई हो जाएगा। ये m मास की बॉडी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर mg आ गया। तो जस्ट अपोजिट जो है डायरेक्शन में आपका नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो बॉडी ने टेबल पर एक्शन यानी कि mg डाउनवर्ड एक्शन पे आ रहा है, तो इसका जस्ट रिएक्शन जो है नॉर्मल फोर्स यानी कि रिएक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल हो जाएगा। तो ये न्यूटन के 3 लॉ मैंने आपको एग्जांपल से सिखाए हैं। इसको मैं आपको फिर से अगेन जो है रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। कब तक, जब तक कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो रहा हो, तब तक वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। दूसरा, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होगा वो आपका फोर्स होता है। थर्ड लॉ जो है एक्शन रिएक्शन, अगर एक्शन हो रहा है mg का, बॉडी जो है टेबल पर फोर्स अप्लाइड कर रही है mg, तो टेबल जो है वो बॉडी पर जस्ट रिएक्शन फोर्स उतना ही अपोजिट डायरेक्शन पर। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग लामिस थ्योरम को पढ़ने जा रहे हैं। कोई बॉडी है और उस पर 3 फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, कोई बॉडी है उस पर कोई 3 फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड हो रहे हैं, एक्सटर्नली 3 फोर्स आपका अप्लाइड हो रहा है बॉडी पर, और बॉडी जो है वो देखा जाए तो रेस्ट पर है। बॉडी में नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 आ रहा है। नेट रिजल्टेंट फोर्स यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3, नेट रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 आ रहा है। तो बॉडी जो है वो मोशन पर नहीं जाएगी, बॉडी जो है आपका वो मोशन में नहीं जाएगा क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 है। ऐसी सिचुएशन पर अगर देखा जाए, एंगल हम लोग लिख लेते हैं, F1 के अपोजिट अल्फा है, अगर F2 के अपोजिट अगर यहाँ पर बीटा है और ये गामा है, करेक्ट है। तो लामीस ने जो थे, लामीस थ्योरम, लामी ने जो थ्योरम दी है वो देखते हैं क्या बताया उन्होंने लिखा F1, F2 और F3, इसमें रिलेशन फाइंड आउट किया कि F1 जो है इसके जस्ट अपोजिट अल्फा है तो साइन अल्फा, F2 के जस्ट अपोजिट बीटा है तो साइन बीटा, F3 के जस्ट अपोजिट साइन गामा आ जाएगा। इस तरीके से ये लामीस ने थ्योरम दी है। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो बॉडी है उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं और रिजल्टेंट 0 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका F1 के जस्ट अपोजिट अल्फा तो साइन अल्फा लिख दिया, F2 के जस्ट अपोजिट बीटा साइन बीटा लिख दिया, और F3 के जस्ट अपोजिट गामा तो साइन गामा लिख दिया।
इस तरीके से हम लोगों ने लामिस थ्योरम को पढ़ा है। चलिए रफ करते हैं। अब अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम ये आपका सरफेस पर कोई बॉडी जिसका की मास m है, तो डाउनवर्ड एक्शन पे तुरंत आपका mg क्रिएट हो जाएगा और जस्ट अपोजिट यहाँ पर नॉर्मल या फिर रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, नॉर्मल या फिर रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। और बॉडी में मैंने फोर्स अप्लाइड कर दिया F, बॉडी में मैंने फोर्स अप्लाइड कर दिया F, तो बॉडी में मोशन इधर जनरेट होगा, तो जस्ट अपोजिट जो है मोशन या टेंडेंसी जो मोशन की होगी वो इस साइड राइट साइड हो जाएगा इधर, तो जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो जस्ट अपोजिट चला जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं अप्लाइड फोर्स, और ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन, और ये डाउनवर्ड एक्शन पे mg और जस्ट अपोजिट नॉर्मल या फिर रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। करेक्ट है। इस तरह से आपको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। रफ कर देते हैं इसको। अब तीन बॉडी जो हैं, 3 बॉडीज इन कांटेक्ट, 3 बॉडी जो हैं वो कांटेक्ट में आ रही हैं, 3 बॉडी जो हैं वो कांटेक्ट में आ रही हैं। अब इसको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। 3 बॉडी को कांटेक्ट में लाना है। पहली बॉडी, दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी। तीन बॉडी कांटेक्ट में आ रही है। और इसमें मैंने फोर्स अप्लाइड कर दिया। करेक्ट है। तो अब जब इस बॉडी पर आपने फोर्स लगाया तो यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन जनरेट होगा, इक्वल एक्शन रिएक्शन। भाई ये बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी तो इतनी ही बॉडी इस पर भी रिवर्स फोर्स लगा देगा। तो ये मान लीजिए आपका F1 है और ये भी F1 हो जाएगा। भाई इस बॉडी यहाँ पर फोर्स दिया आपने तो ये बॉडी इधर फोर्स अप्लाइड करेगी, जस्ट रिवर्स एक्शन रिएक्शन की वजह से यहाँ पर F1 जनरेट हो जाएगा। फिर ये जो सेकेंड नंबर की बॉडी है ये मान लीजिए आपका M1 हो गया, ये M2 हो गया और ये M3 हो गया। तो अब M2 M3 पर, M2 जो है M3 पर, तो यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन की वजह से इक्वल फोर्सेस जनरेट हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए, हम लोग इक्वेशन बनाना क्रिएट करते हैं, इक्वेशन को क्रिएट करते हैं। बॉडी में मोशन भी आ चुका है, मजे की बात देखिए, बॉडी में मोशन जो है यानी कि एक्सेलरेशन आ चुका है। बॉडी में आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, अगर बॉडी रेस्ट पर नहीं है, मोशन पर आ गई है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि पहले आप बॉडी से पूछिए। तो जब आप बॉडी से पूछेंगे
कि आप पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी जो है फर्स्ट बॉडी, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसको पूरा एक बाउंड्री सिस्टम ले लीजिए, ये पूरी एक बॉडी ले लीजिए। ये कंप्लीट अगर एक बॉडी है तो एक लड़का है, उसने न्यूटन के सेकेंड लॉ को पढ़ रखा है और वो सिर्फ F इक्वल टू ma बताता है, बॉडी के मास को देखता है और बॉडी के एक्सीलरेशन को देखता है और तुरंत फोर्स बता देता है। तो उस लड़के ने इस बॉडी को देखा अगर, तो इसका टोटल मास जो है वो कितना आ रहा है, m1 प्लस m2 प्लस m3, और बॉडी जो ये है ये एक्सेलरेशन a से जा रही है, तो आपका फोर्स F इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 a आ जाएगा। करेक्ट है। और यहाँ से आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से बॉडी फर्स्ट से पूछा जाएगा कि बॉडी फर्स्ट आप बताइए कि आप पर कितना फोर्स लग रहा है। तो बॉडी फर्स्ट को सिर्फ देखना है, केवल आपका ऑब्जर्वेशन बॉडी फर्स्ट पर होना चाहिए। करेक्ट है। तो बॉडी फर्स्ट पे अगर बाउंड्री पर देखेंगे तो इस पर दो फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं। बॉडी फर्स्ट से अगर पूछा जाएगा कि आप पर कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो बॉडी पर देखा जाए तो एक F अप्लाई हो रहा है और बॉडी की सरफेस पर एक इधर F1 अप्लाई हो रहा है। तो बॉडी जो है वो राइट साइड पे जा रहा है, बॉडी जो है वो राइट साइड पर जा रहा है, इसलिए F और F1 में कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है F जीत जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा भाई? ये एक बॉडी है, इधर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा, इधर 3 न्यूटन फोर्स लग रहा, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो 2 न्यूटन आएगा ना, जो ज़्यादा है वो जीत जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इक्वेशन आपका बनेगा क्या? F माइनस F1 इक्वल टू m1a। भाई बॉडी से पूछा कितना फोर्स आप पर लग रहा है, तो बॉडी ने अपने एरो देख के बता दिए कि F लग रहा है और F1 लग रहा है, तो रिजल्टेंट F माइनस F1 आ जाएगा। लेकिन ये लड़का है, ये तो सिर्फ ma बताता है, तो ये तो बता देगा बॉडी पर फोर्स m1a अप्लाई हो रहा है, बॉडी पर फोर्स m1a अप्लाइड हो रहा है। करेक्ट है। इसके बाद बॉडी सेकंड से पूछा जाएगा जिसका मास m2 है कि भाई आप पर कितना फोर्स लग रहा है, तो बॉडी फिर अपनी सरफेस पर देखेगी और पाएगी कि F1 और F2 दो भी फोर्स लग रहे हैं। जीतेगा F1 क्योंकि मोशन इधर हो रहा है, तो यहाँ पर F1 माइनस F2 ये आ जाएगा। ये बॉडी से पूछा गया है। लेकिन इस लड़के से पूछा जाएगा कि भाई इस बॉडी m2 को देखो और बताओ कितना फोर्स लग रहा है, वो तो बोलेगा m2 है, मास m2 है, एक्सीलरेशन a है, m2a ये फोर्स अप्लाइड हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा बॉडी थर्ड के लिए, बॉडी थर्ड के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो अब आप बताइए फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है? F2 फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है? F2। तो फोर्स अगर F2 अप्लाइड हो रहा है, बॉडी से पूछा गया, बॉडी ने बताया भाई मेरे ऊपर फोर्स F2 अप्लाइड हो रहा है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। और बॉडी 3 के लिए F2 अप्लाइड हो रहा है, बॉडी से पूछा गया। अब इस लड़के से पूछो तो ये तो बताएगा ma, यानी मास m3 है और एक्सीलरेशन a है। तो इस तरह से आपका 3 इक्वेशन ये बना और इम्पॉर्टेंट एक इक्वेशन ये बन गई। अगर आपको ये इक्वेशन बनाना आ रहा है तो आपको न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बॉडी कांटेक्ट में थी तब हम लोगों ने इक्वेशन क्रिएट करा। अब हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं। बॉडी मोशन ऑफ बॉडी मोशन
ऑफ बॉडी connected by string, motion of body is connected by string। यानी कि अब हम लोगों को बॉडी को कनेक्ट करना है स्ट्रिंग से, और कुछ समय के लिए हम लोग मान लेते हैं कि फ्रिक्शनलेस है। M1 M2 और M3, M1 M2 और M3, और हम लोग अब फोर्स अप्लाइड कर देते हैं। फोर्स अप्लाइड कर दिया तो डाउनवर्ड एक्शन, सबसे पहले दो स्ट्रिंग आ रही है। जब दो डिफरेंट स्ट्रिंग आएंगी तो टेंशन अलग अलग जनरेट होगा, करेक्ट है। डाउनवर्ड एक्शन पर M1G और रिएक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा, जो भी मान लीजिए R1, और इसी तरह से यहाँ पर M2G रिएक्शन फोर्स R2, और यहाँ पर M3G रिएक्शन फोर्स R3। यह आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब हम लोग वही बात है बॉडी से पूछेंगे और उस लड़के से पूछेंगे जो F=ma केवल बताता है फोर्स। ये तो बताता क्या है, F=ma बताता है, करेक्ट है। तो अब बॉडी से पूछा गया, पहली बॉडी से, बॉडी फर्स्ट से पूछते हैं हम लोग। बॉडी फर्स्ट से पूछा गया, बॉडी फर्स्ट से पूछते हैं। तो बॉडी फर्स्ट क्या बताएगी भाई, R1 को तो M1G ने कैंसिल आउट कर दिया, तो इस पर जो बॉडी से सिर्फ एरो कौन बच रहा है, T1। तो बॉडी पर जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो T1 अप्लाइड हो रहा है, करेक्ट है। और ये लड़का देखकर बताएगा F=ma, बॉडी का मास M1 है और सिस्टम का एक्सीलरेशन a जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग M1a लिख देंगे। बॉडी 2 से पूछा जाए तो R2 और M2 जो कैंसिल आउट कर देगा और T1 और T2 बचेगा, जीतेगा कौन, T2, क्योंकि एक्सीलरेशन a है, बॉडी इधर जा रही है, एक्सीलरेशन a है, तो T2 जीतेगा। तो इसलिए हम लोग T2 माइनस T1 इक्वल टू M2a कर देंगे। बात तीसरी बॉडी की आती है। थर्ड बॉडी में देखा जाए, अगर थर्ड बॉडी की बात करी जाए तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वही फोर्स जो है टेंशन जनरेट कर रहा होगा, अगर रस्सी है तो, स्ट्रिंग है तो F बोलो या T3 बोलो, बात तो एक ही है भाई। इधर F लग रहा है फोर्स या फिर F जो है टेंशन दे रहा है, T3, दोनों फोर्स तो बात एक है। तो F या T3 जो है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दें T3 जो है वो F की वजह से आ रहा है ना, तो ये तो इक्वल हो जाएगा, करेक्ट है। तो अब बात अगर करा जाए बॉडी 3 से पूछते हैं। ये बॉडी फर्स्ट से पूछा गया था, ये बॉडी सेकंड से पूछा गया, और यहाँ बॉडी 3 से पूछते हैं। पूछो भाई, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, ये फोर्स अप्लाइड हो रहा है, और ये लड़का क्या बता रहा है, Ma, यानी कि M3a। तो इस तरह से ये आपका 3 इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आपने देखा है कि आपका 3 इक्वेशन जनरेट हो जा रहा है।